आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं सेट्स। ये जो चैप्टर है ये आपको बोर्ड के लेवल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको पूछा जाता है और हम लोग जो आगे जितना भी पढ़ेंगे चैप्टर्स उन सभी के अंदर कहीं ना कहीं हम सेट्स के बारे में बात करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि इसको पर्टिकुलरली मतलब अलग से ऐसा जे एडवांस में नहीं पूछा जाता है। ये चैप्टर जे एडवांस का टॉपिक नहीं है, मेंस में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस चैप्टर की अहमियत बहुत है क्योंकि ये हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सेट्स है क्या? सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन और वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? जैसे मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऑब्जेक्ट की, तो उसमें कुछ न कुछ सिमिलरिटीज हो, कुछ न कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हो जो उनकी सिमिलर बताती हो कि ये सारे एक जैसे है लगभग। जैसे मैं बात करता हूँ, आप लोग कई बार बोलते हो कि ये जो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 इनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब आपको बोला जाए कि -1 नेचुरल नंबर है या नहीं है, आप बोलोगे कि नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों नहीं? आपको कैसे पता कि नेचुरल नंबर के अंदर -1 या नहीं? क्योंकि हमने क्या किया है, ये जो काउंटिंग होती है 1 से लेके, इसको हमने एक नाम दे दिया, एक सेट बना दिया। इन सभी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके एक सेट बना जिसका नाम दे दिया हमने सेट नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर आ गया। अब आप बोलोगे -1, हाँ तो -1 से काउंटिंग कभी स्टार्ट नहीं होती। हम कभी ऐसा नहीं करते कि -1 0 1 2, हम 1 से स्टार्ट करते। तो काउंटिंग का जो एलिमेंट्स है उनको हमने नाम दे दिया नेचुरल नंबर। अब इसके अंदर 0 ऐड करेंगे तो होल नंबर, दूसरा सेट, सारे नेगेटिव वाले भी ऐड करते हो इंटीजर। तो अगर -1 की बात हो तो वो नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो ठीक वैसे ही कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट का एक कलेक्शन है आपके पास। अब कोई ऑब्जेक्ट इसमें से उठा लिया जो बताता है कि हाँ ये इस ग्रुप का हो सकता है, तो हम बोलेंगे कि ये सेट है। अगर इस ग्रुप का नहीं हो सकता तो वो एलिमेंट इस सेट में नहीं है। जैसे मैं बात करूं, कुछ नाम लेता हूं, राम, दिनेश, श्याम, घनश्याम, ये सब नाम है। अब इसके अंदर एक और नाम है हेलीकॉप्टर। तो आप बोलोगे कि ये क्या हुआ? हेलीकॉप्टर एक अलग ही चीज है और ये जो नाम बोले मैंने ये अलग, ये पर्सन के कुछ नाम है। हेलीकॉप्टर क्या है? ये किसी पर्सन का नाम नहीं है, तो वो इस सेट का पार्ट नहीं हुआ। तो स्टार्ट करते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट्स वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फिर कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज हो, सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और वेल डिफाइंड का मतलब क्या वो आपको बता दिया इधर। और वेल डिफाइंड कलेक्शन वी मीन दैट व्हेन गिवन अ सेट एंड एन ऑब्जेक्ट you should clearly be able to say whether a particular object is a member of the set or is not a member of the set. Similar types का object well defined collection, ये होता है आपका सेट्स। अब इस सेट के अंदर जो मेंबर आते हैं उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। इस सेट के अंदर जितने भी मेंबर आएंगे, जैसे नेचुरल नंबर n के अंदर क्या क्या आता है 1 2 3 4, तो ये जो मेंबर है इस सेट के उसको एलिमेंट्स बोलते हैं। वन इज एलिमेंट ऑफ सेट नेचुरल नंबर। अब देखिए दूसरा, इसके कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट्स इन ए क्लास। गुड स्टूडेंट का मतलब क्या? गुड स्टूडेंट क्या उसकी कोई एक प्रॉपर्टी होती है? क्या हम किसी को डिफाइन करते हैं इसका मेजरमेंट है गुड स्टूडेंट को मेजर करने का कुछ? तो वो सेट में नहीं आता। जिसके लिए कोई ऐसी चीज आप बात कर रहे हो जो सबके लिए अलग अलग हो, अगर सबके लिए सेम है तो वो सेट के अंदर आता है। जैसे नेचुरल नंबर 1 से 10 तक दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, सबके लिए वो सेम रहेगा। लेकिन अगर कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट, तो मैं बात करता हूँ मेरे लिए कोई और गुड स्टूडेंट होगा, किसी और टीचर के लिए कोई और गुड स्टूडेंट होगा। हो सकता है जो मेरे लिए गुड स्टूडेंट है, जो मैथ्स में अच्छा कर रहा है, वो फिजिक्स या केमिस्ट्री में अच्छा नहीं कर रहा हो, तो उन लोगों के लिए वो गुड स्टूडेंट नहीं है। तो पर्सन टू पर्सन अगर वेरी करती जाती है चीजें, तो वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट में नहीं है, वेल डिफाइंड के अंदर नहीं आता। तो अब आप समझ गए होंगे वेल डिफाइंड के अंदर क्या आता है। जिसको किसी भी पर्सन के लिए बोले तो सबके लिए वो सेम रहता है, सबके लिए वो डिफरेंट नहीं, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करे वो चीज, उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट, ये जो अच्छी जाती है ना, ऑनेस्ट, ये गुड, ये ब्यूटीफुल और ये सारी चीजें, ये इसके अंदर नहीं आता सेट के अंदर। क्योंकि ऑनेस्ट है, किसी के लिए ऑनेस्ट हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता। तो किसको आप बोलो? बेस्ट क्रिकेटर, बेस्ट हीरो, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस। अब बेस्ट किसी के लिए कोई और है, किसी के लिए कोई और है, तो ये सेट के अंदर नहीं आता है। तो ये जो आपके सामने द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट इन ए क्लास इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन and there is no particular criteria for a student to be good. It can vary from person to person, so it is not a set. दूसरा देखिए, the collection of all students scoring marks 90 or more, 90 और उससे ज्यादा वाले मार्क्स वाले सभी स्टूडेंट का कलेक्शन करना है, तो वो सबके लिए सेम रहेगा। मैं बोलता हूँ कि 10th क्लास में 90% से जितने ज्यादा बच्चे उन सभी का कलेक्शन बनाओ या सेट बनाओ,
तो वो सबके लिए सेम है। 90 मेरे लिए किसी बच्चे के 90 से ज्यादा, किसी और के लिए भी 90%, कोई भी देखेगा परसेंटेज सबके लिए सेम रहने वाला है, अलग अलग नहीं होने वाले। तो इस तरह के जो कलेक्शन है उनको हम लोग सेट बोलते हैं। तो मेरे आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी, आप इसको एक बार नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सेट को लिखेंगे कैसे, उसको देखना। सेट को लिखने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई। सेट को जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से, ए बी सी डी। इस सेट को डिनोट करते हैं और ये है इसके एलिमेंट्स। सेट के एलिमेंट्स स्मॉल लेटर्स। अब सेट को लिखने का तरीका, एक कर्ली ब्रैकेट बनाओ और उसके अंदर सेट को लिखो, एलिमेंट्स को लिखो सेट, और सबके बीच में कॉमा लगाओ। कॉमा से ये सेपरेट हो जाएंगे, ये दोनों अलग लगेंगे। आपने कॉमा नहीं लगाया तो वो एक ही एलिमेंट हो जाएगा। जैसे किसी ने ऐसा लिखा, अब इसके अंदर दो ही एलिमेंट, एक ही है, अब इसके अंदर चार है। कोमा लगाने से हम एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। कोमा लगाने से एलिमेंट सेपरेट हो जाते हैं। अगर आपने कोमा सही जगह नहीं लगाया तो वो एलिमेंट अलग अलग हो जाएंगे। और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को कोमा के द्वारा सेपरेट करेंगे और ये हो गया सेट ए, इस सेट का नाम सेट बी। ये कैपिटल लेटर सेट को डिनोट करेगा, ये स्मॉल लेटर है वो एलिमेंट्स को। कोमा से हम लोग सेपरेट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जिनको लिखा वही सेट होगा। कर्ली ब्रैकेट के अगर आपने ऐसे लिखा तो ये सेट नहीं, ध्यान रखना ये सेट नहीं है, सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है वही सेट होता है। अब दूसरी चीज, ये एलिमेंट इस सेट में है या नहीं है तो उसको ऐसे लिखते हैं। जैसे मैं बोलता हूं ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये क्या बताता है, ये इस सेट ए का एलिमेंट है, इसका मतलब ए क्या है, इस सेट ए के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है। अब दूसरा, अगर मैं बोलता हूं ई बिलोंग्स टू ए, नहीं है, इस ए सेट के अंदर ई कोई एलिमेंट नहीं है तो ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये इस सेट का एलिमेंट नहीं है, ये इस सेट का एलिमेंट है। कॉमा मतलब ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। दूसरी चीज, एक और चीज आपको बताने जा रहा हूं कि आप किसी सेट को ऐसे लिखो, ए नया सेट देना, सी 1 2 3 2 4 2 5 2। ये एक सेट मैंने लिखा, ठीक है। अब इस सेट को ऐसे लिखो या फिर आप इसको ऐसे लिखो, दोनों एक ही चीज। अब आप बोलोगे एक ही चीज कैसे, ये दो कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4, हाँ, लेकिन है तो एलिमेंट एक ही। एलिमेंट का नाम क्या, 2 नाम। जैसे कहीं पे आप कलेक्ट कर रहे हो बहुत सारे कलेक्शन, मैं सिर्फ कह रहा हूँ ये सिर्फ कलेक्शन है। जैसे आपको बोला कि 90 से ऊपर मार्क्स जो है वो कितने कितने मार्क्स है, आप बोलोगे 90 से 91 है, 92 है, 93 है, 94 है, 95 है, 96, 97, 98 और 99, ये इतने मार्क्स हैं। अब किसी ने बोला कि 91, 92, 91, 93, 91, 94, तो ये बार बार 91 बोलने का क्या मतलब, हम तो सिर्फ कलेक्शन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कितनी बार रिपीट हुआ उसका कोई मतलब नहीं। सेट क्या होता है, सिर्फ कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, ध्यान देना। तो इसमें रिपीटेशन का कोई मतलब ही नहीं होता। अब कितने कोई एलिमेंट कितने टाइम यूज आ रहा है, आप उसको सिर्फ एक बार ही लिखना है। रिपीटेशन का सेट के अंदर कोई मतलब नहीं होता। तो ये 2 कितने टाइम रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स, आप उसको सिर्फ एक बार लिखो। कौन सा एलिमेंट है, 2। 3 कितनी बार, 2 बार रिपीट हुआ, सिर्फ एक बार ही लिखो। कौन सा एलिमेंट है, 3, बस। कितनी बार आया है उससे कोई मतलब।
ठीक है, तो ये सेट के बारे में कुछ छोटी बड़ी चीजें थी। इस सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ये लिखा कैपिटल लेटर, ये रहा स्मॉल लेटर, और कोमा लगा के हम सेपरेट करते हैं एलिमेंट्स को। कर्ली ब्रैकेट ये बताता है कि ये सेट है, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट ही सेट बताएगा, दूसरा ब्रैकेट नहीं बताता। दूसरा, इसके अंदर अगर आपने कॉमा यहां लगा दी तो ये दोनों अलग अलग एलिमेंट हो गए, उसके अंदर दो ही है, 2 एलिमेंट्स, और इसके अंदर 4 एलिमेंट्स। अब आपको समझ आ गया होगा 4 एलिमेंट्स, कॉमा लगाने से कितना फर्क पड़ता है। अब अगर कोई एलिमेंट उस सेट का है तो उसको बोलेंगे A बिलोंग्स टू A, मतलब ये इस सेट का एलिमेंट्स है। अगर कोई एलिमेंट उस सेट का पार्ट नहीं है तो A डज नॉट बिलोंग्स टू A। अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको बार-बार लिखने की जरूरत नहीं, आप एक बार ही लिख लो, उसका कोई मीनिंग नहीं होता बार-बार लिखने। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही, कलेक्शन ही है, उनके बारे में ज्यादा हमें नहीं बताना है कि इतनी बार रिपीट क्यों हुआ या रिपीट हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ कलेक्शन। तो आप इसको एक बार लिख लें, फिर मैं इसको आपको बता देता हूँ। चलो कुछ और चीजें, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, which of the following collections are sets। इसमें से कौन से कलेक्शन है वो सेट में है और कौन से नहीं है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हूं इसका फर्स्ट पार्ट, द कलेक्शन ऑफ honest persons in India। सेकंड है the collection of all prime numbers between 40 and 50। थर्ड है the collection of all factors of 24 which are less than 20। less than 20, the collection of all the rivers of India। The collection of all the rivers in India। ये कुछ कलेक्शन है, अब आपको बताना है वन बाय वन कि ये सेट हो सकते हैं या नहीं। फर्स्ट, सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट का सिलेक्शन आपसे पूछूं, द कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर कितने ऑनेस्ट पर्सन है उनका कलेक्शन है। अब ऑनेस्ट पर्सन की डेफिनेशन क्या है, ऐसा क्या क्राइटेरिया है आपके पास कि आप उसको बोलेंगे ये ऑनेस्ट पर्सन में आता है या ये नहीं आता, आप नहीं बता पाओगे। क्योंकि हो सकता है कोई पर्सन मेरे लिए बहुत ऑनेस्ट हो, उसने मेरे साथ बहुत अच्छे काम किए हैं या मेरे साथ उसका रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन उसी पर्सन का किसी और के साथ रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं, वो उसके साथ ऑनेस्ट नहीं है। हो सकता है उसने उसका कुछ पैसा वैसा खाया हो, मेरा कभी नहीं खाया, तो मैं बोलूंगा कि ये ऑनेस्ट पर्सन, जबकि वो वाला पर्सन क्या बोलेगा ये ऑनेस्ट नहीं है। समझ आ रहा है? पर्सन टू पर्सन जब चीजें वेरी करने लगती है तो वो कलेक्शन जो है वो सेट में नहीं आता। सेट में वही कलेक्शन आता जो सबके लिए सेम, उसके अंदर हर के अंदर एक जैसी क्वालिटी हो।
जैसे ऑनेस्ट पर्सन, मैं 10 लोगों को लाके खड़ा कर दूं आपके सामने कि ये मेरे लिए ऑनेस्ट पर्सन, अब हो सकता है एक आध उसमें ऐसा निकले जो कुछ लोग 4 लोग आके बोले कि ये तो बहुत बेकार आदमी, तो फिर उसमें सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी नहीं हुई एक जैसे। किसी एक में कुछ ज्यादा ऑनेस्ट है, कोई कम ऑनेस्ट है, कोई है ही नहीं, कुछ इस तरह की चीजें आ गई, पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करने लगी, तो वो सेट में नहीं आता। तो फर्स्ट है वो नो सेट, सेट है ही नहीं, नो। ठीक है, अब एक क्यों नहीं है इसका रीजन भी लिख लेते हैं। The concept of honest person is not well defined. Is not well defined as there is no such rule for deciding whether a particular person is honest or not. The concept of honest person is not well defined as there is no such rule. ऑनेस्ट पर्सन को फाइंड करने का ऐसा कोई रूल नहीं है कि इस रूल के हिसाब से हम बता सकते हैं कि ऑनेस्ट पर्सन है या नहीं है। तो ये क्या होगा, द कलेक्शन इज नॉट सेट, कलेक्शन इज नॉट सेट। नंबर 2, अब मैं सबके लिए नहीं लिखने वाला, इसके लिए लिखना था क्योंकि आपको बताना था सेट क्यों नहीं है इसके लिए। अब दूसरा देखिए, the collection of all prime numbers between 14 and 15। 14 और 15 के बीच, 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। क्या वो प्राइम नंबर सबके लिए सेम रहने वाले? सबके लिए सेम रहने वाले, चेंज नहीं होगा। जैसे कोई बोले 29 प्राइम नंबर है तो वो सबके लिए प्राइम, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये है सेट। नंबर 2, कलेक्शन इज सेट। नंबर 3, the collection of all factors of 24 which are less than 20। 24 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 24 के फैक्टर देखो, मैं बताता हूँ। 1 2 3 4 6 8 12 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं, 20 नहीं, 24। ये अब इन्होंने बोला लेस देन 20, तो 24 को हटा दो, ये इसका फैक्टर है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये फैक्टर सबके लिए सेम रहने वाला है? सबके लिए, और किसी के लिए अलग अलग नहीं है, तो ये भी एक सेट है, ये भी सेट होगा। नंबर 4 पे देखें, द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जितनी भी रिवर्स हैं उन सभी के नाम तो सबके लिए सेम होने वाले हैं। जैसे गंगा यमुना, तो मेरे लिए भी वो रिवर है, किसी और के लिए भी रिवर, तो इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला पर्सन टू पर्सन, तो ये भी एक सेट हो जाएगा। तो अगर आपके सामने कुछ कलेक्शन आ जाए तो आपको ये पूछा जाए कि ये सेट है या नहीं है, तो आप इजीली बता सकते हो। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना। ये ऐसा नहीं हो जैसे ऑनेस्ट बोला है या बेस्ट बोला है, बेस्ट क्रिकेटर या बेस्ट एक्टर, आपके हिसाब से कौन सा होगा, तो उस तरह के जो है कलेक्शन को हम सेट में नहीं बोलेंगे क्योंकि उसका कोई रूल नहीं होता फाइंड करने का, वो सबके हिसाब से अलग अलग होता है। तो ऐसे कलेक्शन को हम सेट नहीं कहेंगे, और जो सबके लिए सेम रहता है उसका कोई पर्टिकुलर रूल होता है फाइंड करने का, वो आपका हो जाएगा सेट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन, इफ
equal to 1 2 4 3 6 is not a set, is a set, sorry, is a set, then which of the following, then which of the following and which of the following is true? कौन सा ट्रू है और कौन सा नहीं? ऑप्शन फर्स्ट है 3 belongs to A, ट्रू है 3,6 belongs to A, और थर्ड है 9 belongs to A, और फोर्थ है 2 does not belong to A। चलिए देखते हैं अब इसमें से कौन सा ट्रू होगा और कौन सा नहीं, वो बताना है। सबसे पहले तो आपको बताया था कि किसी सेट के अंदर आप एलिमेंट्स लिखते हो तो उसको सबसे पहले तो कॉमा से सेपरेट करते हो। दूसरा क्या बताया था कि रिपीट हो रहा है एलिमेंट तो उससे उसको सिर्फ एक बार ही लिखना है क्योंकि सिर्फ कलेक्शन। और एक और चीज ये कि कलेक्शन के अंदर ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता। आप 1 2 3 4 5 लिखो या 4 3 2 वो लिखो, दोनों एक ही चीज। जैसे किसी ने ऐसा लिखा सेट के अंदर A B C, उसी को किसी ने ऐसा लिख दिया, किसी ने ऐसा लिख दिया। अब ये सब अलग अलग नहीं है, ये एक ही सेट, ये भी सेट वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, सबके एलिमेंट सेम है, वही सेट, सिर्फ ऑर्डर को चेंज किया। तो सेट के अंदर ऑर्डर मायने नहीं रखता, किसी भी ऑर्डर में आप एलिमेंट्स को लिख सकते हो क्योंकि ये सिर्फ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट हम कलेक्ट कर रहे हैं, पहले कौन सा है बाद में कौन सा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो लिखा हुआ है 1 2 4 3 6 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 4 भी लिख सकते हो, एक ही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगर कोई एलिमेंट उस सेट का पार्ट है तो हम बिलोंग्स टू लगाते हैं, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए सबसे पहले 3 बिलोंग्स टू है, क्या 3 इस एलिमेंट का सेट का एलिमेंट है? बिल्कुल है, 3 ये रहा इस सेट के अंदर, तो ये ट्रू होगा। नंबर 2 देखिए 3 और 6 दोनों है एलिमेंट इस सेट के, तो ये भी ट्रू हो गया। नंबर 3 9 बिलोंग्स टू 9 है, नहीं है, तो ये नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं। 2 डज नॉट बिलोंग टू A, क्या 2 A का एलिमेंट नहीं है? है, 2 A का एलिमेंट है, इसमें मतलब नहीं है, तो ये नॉट ट्रू, ये भी ट्रू नहीं। समझ में आया? belongs to not does not belongs to। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखें। set x contains the letter of the word of the word triangle, then which of the following, then which of the following, then which of the following is true? Is true। तो सबसे पहले फर्स्ट लिखता हूं A belongs to X। नंबर 2 लिखता हूं G belongs to X। नंबर 3 लिखता हूं R does not belongs to X। और नंबर 4 लिखता हूं M belongs to X। चलिए अब देखिए, सबसे पहले तो क्या करता हूं, मैं एक सेट बना लेता हूं, ट्रायंगल का सेट। तो सेट में लिखता हूं, इसको सॉल्व करने के लिए x लिखता हूं। x सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एलिमेंट्स ये बोलता है लेटर ऑफ द वर्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल के जितने भी लेटर है वो सारे क्या है, इस सेट के एलिमेंट है। तो लिखता हूं b a n g l e, ये आपको सेट मिल गया, x सेट मिल गया, इसके अंदर ये एलिमेंट्स। अब फर्स्ट देखो, फर्स्ट
ये है इसका एलिमेंट, बिल्कुल है। तो फर्स्ट को मैं लिखूंगा ये ट्रू है, फर्स्ट इज ट्रू। G बिलोंग्स टू X है, बिल्कुल है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू। R डज नॉट बिलोंग्स टू X, ये भी ट्रू है, R है ही नहीं, R इसके अंदर एलिमेंट है ही नहीं, उसने बोला कि नहीं है, तो ये भी ट्रू है। M इसका एलिमेंट नहीं है, तो ये नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। कहानी कुछ समझ में आई? बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू, एलिमेंट्स है या नहीं है, कैसे पता करते हैं? चलिए एक बार इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कभी ऐसा भी लिखा था -1 does not belongs to नेचुरल नंबर, -1 है वो नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नहीं होता। अब मैं कुछ सिंबल लिखता हूँ, उनका मीनिंग क्या है वो भी लिख लेता हूँ, आपको ध्यान रहे। सम इम्पोर्टेंट नोटेशंस। फर्स्ट है, ये तो अभी आपने देखा, बिलोंग्स टू, इसको ऐसे एप्सिलॉन, इसका मतलब बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग्स टू, सच दैट को आप या तो ऐसे लिखो और ऐसे लिखो। देयर एग्जिस्ट, इसको हम लोग उल्टा ई से डिनोट करते हैं, implies that, ये आपका हो जाएगा implication इस फॉर्म में, for all values, इसको हम लिखते हैं उल्टा है। इसका मतलब क्या, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने बोला कि x square is greater than or equal to 0 for all x, इसका मतलब x की हर वैल्यू के, फॉर ऑल, सभी x की सभी वैल्यू के लिए उसका स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा या तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ी वैल्यू, नेगेटिव आएगा ही नहीं। तो इस तरह से हम फॉर ऑल को काम में लिखते हैं। फॉर ऑल या फॉर एवरी लिखने के बजाय हम सिर्फ सीधा सा ये लिख लेते हैं और इसका मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट है implies that and implies by, डबल इम्प्लीकेशन, इसको बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन। मतलब इसका मतलब तो होता है इफ P then Q, मतलब अगर P होगा तो Q होगा, इफ P then Q, P होगा तो Q हो जाएगा। इसका मतलब इफ P then Q and if Q then P, अगर P होगा तो Q होगा और Q होगा तो P होगा, डबल इम्प्लीकेशन। ऐसे A to B भी चलेगा और B to A भी चलेगा। तो ये थे कुछ नोटेशन थे, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ कलेक्शन लिखता हूँ एलिमेंट्स के, आपको बताना है कि वो सेट होंगे या नहीं होंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग collections are sets or not, इसमें से कौन से कलेक्शन है जिनको आप सेट बोलोगे और कौन से नहीं। the collection of honest person in India, नंबर टू पे है the collection of all prime numbers, the collection of all prime number
all prime numbers between 14 and 50. The collection of all factors of of 24 which are less than 20. Number 4, the collection of all the rivers in India. The collection of all the rivers in इंडिया। चलो, ये कुछ कलेक्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये सेट होंगे या नहीं होंगे। इसमें से कौन सा कलेक्शन है जो सेट होगा? फर्स्ट बात करता हूँ, क्या फर्स्ट सेट है द कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्सन इंडिया। अब इंडिया में कौन कौन से पर्सन है वो ऑनेस्ट है। अब आप कैसे बता सकते हैं? इसका कोई रूल तो होता नहीं है पर्टिकुलर कि जैसे हम लोग इक्वेशन फाइंड करने का या किसी तरह से कोई मेजरमेंट का तरीका होता है। जैसे मैं बात करता हूँ कि इस क्लास में 90 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चों का कलेक्शन, तो आप बोल सकते हो वो सबके लिए सेम रहने वाला। 90% जिसकी ज़्यादा है वो सबके लिए सेम रहने वाला है। लेकिन अगर ऐसा बोल तो ऑनेस्ट पर्सन हो सकता है कोई एक पर्सन मेरे लिए ऑनेस्ट हो, वो किसी और के लिए ऑनेस्ट नहीं हो। किसी एक पर्सन का मेरे साथ रिलेशन टर्म्स ऑफ बहुत अच्छे हैं, किसी दूसरे के साथ बहुत अच्छे नहीं है, तो वो बोलेगा कि ये ऑनेस्ट नहीं है, मैं बोलूँगा ये ऑनेस्ट है। तो पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी कर गई। जब भी पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करने लग जाती है या फिर कुछ ऐसी बातें जो प्रॉपर्टीज़ है कुछ एलिमेंट्स की वो सबको सेटिस्फाई नहीं करती। जैसे मान लो मैं अभी 10 बंदे यहाँ ला के खड़े कर देता हूँ, आपको बोलते हो सभी ऑनेस्ट है। अब हो सकता है इसमें से कोई 2-4 ऐसे जो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, 2-4 ऐसे जो बहुत कम ही ऑनेस्ट है, और कोई 2-4 ऐसे जो ऑनेस्ट है ही नहीं, बिल्कुल ही ऑनेस्ट नहीं। मैंने बोल दिया ये सारे ऑनेस्ट हैं मेरे हिसाब से। कोई और आके बोलेगा कि इसमें से एक तो बहुत बेकार पर्सन है, ऑनेस्ट है ही नहीं। इसका मतलब क्या? पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी कर गई और इन सभी के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो कॉमन नहीं है, सिमिलर टाइप्स के नहीं है ये सभी, तो वो कलेक्शन है वो सेट नहीं होगा। तो ऑनेस्ट आप किसको बोलोगे? इसका कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं, कोई रूल नहीं है, तो इसको हम सेट नहीं बोलेंगे। अब इस चीज़ को मैं लिख भी लेता हूँ, एक बार लिखता हूँ, बार बार जब भी आप आए तो आप समझ जाना कि इसको क्या किस तरह से लिखना है आपको। चलिए फर्स्ट मैं लिख लेता हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ honest person is not well defined as there is no such rule for deciding whether a particular person is honest or not। उन्होंने ये बताया कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है पर्टिकुलर पर्सन को डिसाइड करने का, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ऐसी कोई रूल नहीं है कि आप बता सको कि ये पर्सन ऑनेस्ट है या नहीं है। चलिए, therefore given collection is not a set, ये सेट नहीं है। नंबर 2 देखें, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 14 एंड 50। 14 और 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है, क्या वो सबके लिए सेम रहने वाले हैं? बिल्कुल। मेरे लिए भी 29 प्राइम नंबर है, किसी और के लिए भी प्राइम है, सबके लिए प्राइम नंबर है। तो 14 और 50 के बीच में आने वाले जितने भी प्राइम नंबर है वो सबके लिए सेम रहने वाले हैं।
तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्शन सेट हो जाएगा। नंबर 3 देखें, कलेक्शन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 विच आर लेस देन 20। 24 के जितने भी फैक्टर है, मैं बात करता हूँ फैक्टर की, चलिए फैक्टर बना लेता हूँ। 24 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और खुद 24 होगा। ये इतने फैक्टर है। इन्होंने बोला लेस देन 20, तो 24 को हटा देता हूँ अभी ये। तो ये जो 24 के जो फैक्टर है लेस देन 20, जो मेरे लिए ये फैक्टर है, सबके लिए यही रहने वाला है। सबके लिए, किसी भी पर्सन के लिए, कोई भी पर्सन अगर आके बोलता है कि 24 के फैक्टर जो 20 से लेस है वो ये होंगे, तो सबके लिए सेम है। जब सबके लिए कोई चीज़ सेम होती है तो ये कलेक्शन है सेट कहलाएगा। तो ये क्या है, सेट है। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 का कलेक्शन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जितनी भी रिवर्स हैं, मेरे लिए भी, जैसे गंगा यमुना मेरे लिए भी रिवर्स है, किसी और के लिए भी रिवर्स है, तो इस तरह से सभी रिवर्स का कलेक्शन करूंगा। जो मेरे लिए होगा वो सबके लिए होगा, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करने वाला, उनकी डेफिनेशन भी सेम है और सभी ऑब्जेक्ट जितने भी रिवर्स कलेक्ट करूंगा उन सबकी सिमिलर प्रॉपर्टी के वो रिवर है। तो ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो 4 भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। समझ में आया? तो अब आप बता सकते हो, आपके सामने कोई कलेक्शन आ जाए कुछ एलिमेंट्स का, ऑब्जेक्ट का, आपको बोला जाए क्या ये सेट है या नहीं है, तो आप इजीली बता सकते हो कि ये सेट होगा या नहीं होगा। चलिए इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और लिखता हूं मैं। क्वेश्चन ये है, इफ a इक्वल टू 1 2 4 3 6 is a set, then which of the following is true? हाँ, ये लिखा हुआ है 3 belongs to A, नंबर 2 पे है। 3,6 belongs to A, नंबर 3 पे है। 9 belongs to A और नंबर 4 पे है। 2 does not belongs to A। अब इसमें से कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। अब देखिए, सबसे पहले आपको बताया था सेट के अंदर, सेट के बारे में बताया कि आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखने होते हैं और एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं। कोई एलिमेंट्स कितनी बार रिपीट हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एलिमेंट्स कितनी बार रिपीट हो रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एलिमेंट्स में ही आता है। आपको एक बार ही लिखना होता है क्योंकि ये सिंपली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अब देखो ध्यान से, अगर कोई इस तरह से लिखा हुआ है, एक सेट है, मैं बोलता हूँ एक सेट बी है, इसको आपने ऐसे लिखा हुआ ए बी और सी। अगर किसी ने एक सेट ये लिखा, तो मैं बोलूँगा कि ये तीनों एक ही बात है, इन तीनों का एक ही मीनिंग है, ये एक ही सेट है, अलग अलग नहीं है। मतलब सेट के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर मायने नहीं रखता है। आप किस ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिख रहे हो सेट के अंदर, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि ये सिर्फ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। आपको ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना है, इस ऑर्डर में अरेंज करना है, वो फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए किस फॉर्म में लिखा हुआ, जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 4 3 6, आप इसके बजाय 1 2 3 4 6 लिखोगे तो भी यही सेट बन जाएगा। तो चलो आपको एक और चीज़ समझ में आ गई कि सेट के अंदर एलिमेंट्स का ऑर्डर मायने नहीं रखता है। चलिए अब देखें, 3 बिलोंग्स टू है। 3 क्या इस सेट ए का एलिमेंट है? बिल्कुल है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ये क्या है? ट्रू है। 3,6, 3 और 6 दोनों इस सेट ए के एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। 9 है, 9 इस सेट का एलिमेंट नहीं है और इन्होंने बोला है कि है, तो ये नॉट ट्रू, ये फॉल्स हो गया, नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 2 ए का एलिमेंट नहीं है, इन्होंने बोला है नहीं है, जबकि 2 तो एलिमेंट है। इसका मतलब इन्होंने जो बोला है वो गलत बोला है, ट्रू नहीं बोला, मतलब ये नॉट ट्रू, ये नॉट ट्रू है।
चलिए एक और क्वेश्चन देखें। सेट X contains the letters of the word bangle, then which of the following is true? इसमें से कौन सा है जो ट्रू है? कौन कौन से बात कर रहा है? ये बात कर रहा है A बिलोंग्स टू X की। नंबर 2 पे ये बात कर रहा है G बिलोंग्स टू X की। नंबर 3 पे ये बोल रहा है R डज नॉट बिलोंग्स टू X की। नंबर 4 पे ये कह रहा है M बिलोंग्स टू X की। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा नहीं। तो सबसे पहले तो मैं सेट लिख देता हूँ। अभी जस्ट इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर या रोस्टर से सेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और होता क्या है रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो लिखा हुआ है डेफिनेशन, इसको मैं सेट की फॉर्म में कैसे लिखूं? तो मैं लिखता हूँ X सेट है, इसके अंदर क्या एलिमेंट्स क्या है? लेटर ऑफ द वर्ड बैंगल। बैंगल वर्ड के लेटर क्या क्या है? B है, A है, N है, G है, L है और E है। ये इस बैंगल वर्ड के लेटर आ गए। अगर ये लेटर आ गए हैं, अब देखो क्या क्या है। मेरे पास सेट मिल गया। अब देखो सबसे पहले A बिलोंग्स टू X। A इस X सेट का एलिमेंट है क्या? है, ये रहा। तो ये ट्रू हो गया आपका। फर्स्ट जो लिखा हुआ है वो ट्रू है, ट्रू। नंबर 2 G बिलोंग्स टू X। G इस सेट X का एलिमेंट है क्या? G है, ये रहा G। तो ये भी ट्रू हो गया। R देखिए, R डज नॉट बिलोंग्स टू X। R सेट X का एलिमेंट नहीं है, नहीं है, बिल्कुल सही बात है, सही बोल रहा है। तो ये भी ट्रू हो गया। M बिलोंग्स टू X। M इसका एलिमेंट है, नहीं है। M नाम की कोई चीज यहाँ पे नहीं है, मतलब ये नॉट ट्रू। तो अब आपको समझ में आ गया बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है, कैसे लिखते हैं। चलिए इसको लिखे, आगे नेक्स्ट देखते हैं। Representation of sets. सेट्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड जो अभी तक हम लोग सेट को लिखते हैं वो है रोस्टर मेथड। एक है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म नाम बहुत जोरदार है, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर मेथड इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। इसके दोनों ही नाम जोड़ता है, सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में क्या करते हैं हम लोग? रोस्टर मेथड के अंदर आपको जो सेट लिखना है उसको क्या लिखते हैं? एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोमा से सेपरेट करते हुए लिखना है। इसमें एलिमेंट्स लिखने हैं, बस इतना ध्यान रखना है। रोस्टर मेथड का मतलब आपको एलिमेंट्स लिखने हैं और इसके बारे में कुछ नहीं सोचना, उस सेट के जो एलिमेंट्स है वो लिख दो।
ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने लिख दिया, ये सेट बिल्डर फॉर्म और रजिस्टर मेथड में लिखता है सेट को। ये क्या है, क्या बता रहा है, इन सब की सिमिलर प्रॉपर्टी है। क्या सिमिलर प्रॉपर्टी की सभी क्या है, वोवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो ये एक तरह का कलेक्शन हो गया, इसको सेट करेंगे। और ये किस मेथड में आ गया, रोस्टर मेथड में, क्योंकि एलिमेंट्स लिखा है। अब रोस्टर मेथड क्या है, उसको मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू भी बता देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, उसको लिख लेता हूँ। इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, in roster form all the elements of a set are listed the elements are being separated by commas and are enclosed within braces मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करते हुए जो लिस्ट बनाते हैं हम लोग, उसी को हम लोग रोस्टर मेथड बोलते हैं। ये है आपका रोस्टर मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म में देखो, इसी सेट को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या बोलता है कि आप एलिमेंट्स न मत लिखो। जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इतने सारे एलिमेंट्स आ गए किसी सेट में, अब वन बाय वन सबको लिखना है। उसकी बजाय हम लोग एक सिंपल सी उसकी प्रॉपर्टी को लिख देते हैं, और वो प्रॉपर्टी ऐसी होगी कि उसी सेट के एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे, दूसरे सेट के एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो एक पर्टिकुलर हो गया स्पेशलाइजेशन उनका कि ये प्रॉपर्टी है वो इन्हीं एलिमेंट्स की है, दूसरा कोई एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं। जो सेटिस्फाई करेगा वो इसके अंदर आ जाएगा, और वही हमें चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं एक सेट लिखता हूँ जिसके अंदर एलिमेंट सुनो क्या क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 अप टू 100 तक। ठीक है, एक तरीका तो रोस्टर मेथड में वो सारे के सारे यहाँ पे लिखूंगा, और इसके अंदर क्या लिखूंगा मैं, इसके अंदर उसको एक लाइन में बोलूँ उन सभी को, तो मैं क्या बोलूँगा, इवन नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 100, ये इवन नेचुरल नंबर अप टू 100। अब एक तरफ तो मुझे वो सारे लिखने हैं 2, 4, 6, 8, 10 इतने, और एक तरफ सिर्फ एक लाइन लिखनी है, इवन नेचुरल नंबर अप टू 100। अब उसमें भी वही आएंगे जो उसमें आ रहे थे। तो मैंने क्या किया, इसमें सारे एलिमेंट लिखने के बजाय उनकी प्रॉपर्टी को बता दिया कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है। वही है रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या बोलती है कि उनकी प्रॉपर्टी को लिख दो एलिमेंट लिखने के बजाय, उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। जैसे इसी को लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये हो गया सेट। अब देखो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे ये ए बोल रहा है कि ए सेट क्या है, एक्स है। एक्स मतलब इसके एलिमेंट है। एक्स क्या करेगा, अपने अंदर उन सभी एलिमेंट्स को होल्ड करेगा जिनकी डेफिनेशन ये है, और बता देगा कि मैं ये हूँ। मतलब समझ आ रहा है, एक्स इज वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो जो वोवेल है उनको ये सब होल्ड कर देगा, और बता दूंगा कि मैं कौन हूँ, मैं ए का एलिमेंट हूँ। एक्स क्या बोल रहा है, ए इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है, ए का एलिमेंट है, और एक्स खुद है कौन, वोवेल है किसका, इंग्लिश अल्फाबेट का। तो इंग्लिश अल्फाबेट के जितने भी वोवेल उन सभी को होल्ड करके बैठेगा और बता देगा कि मैं ये हूँ। समझ आ रहा है। तो ये तो होता है वेरिएबल जो सभी एलिमेंट्स को होल्ड करके रखता है, और ये होता है सच दैट। आप इसको सच दैट को ऐसे भी लिख सकते हो, स्टैंडिंग लाइन। और
ये बताएगा उसकी प्रॉपर्टी को। जिसने एक्स ने जिन जिन को होल्ड करके रखा हुआ उनकी प्रॉपर्टी होल्ड तो कर दिया, लेकिन किन को होल्ड किया है ये इनके बारे में बता रहे हैं। जैसे अभी आपको बताया 2 4 6 8, तो उसमें सब लिखने के बजाय इतना लिख दो, इवन नेचुरल नंबर अप टू 100, वो सारे के सारे उसके अंदर आ गए। उन सभी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को लिख दिया और सारे के सारे एलिमेंट किसके आ गए, एक्स के अंदर आ गए। और एक्स क्या है, ए का एलिमेंट है। हो गया आपका सेट बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से आप लोग सेट बिल्डर फॉर्म में या प्रॉपर्टी मेथड के अंदर आप लोग ऐसे सेट को लिख सकते हैं। चलिए अब सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर मेथड में लिखने के लिए मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म की। चलिए डेफिनेशन क्या आएगी, डेफिनेशन ये है, इन सेट बिल्डर फॉर्म set builder form all the elements of a set possesses a single common property. Single common property which is not possessed by any elements outside the set, by any elements outside the set। चले, तो आपके सामने दो चीज़ें आ गई। रोस्टर मेथड में हम लोग सेट को कैसे लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, कॉमा से सेपरेट करके एलिमेंट्स को ही लिखते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ को लिखते हैं। ये आ गई उन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जिसको किसने होल्ड कर रखा है, एक्स को, ये सच दैट, और ये एक्स इसका एलिमेंट वेरिएबल, और ये इसकी डेफिनेशन। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कोई आपके सामने डेफिनेशन आ गई है एलिमेंट्स की, तो आपको उसको रोस्टर और सेट बिल्डर में कैसे लिखना है। कल मैं आपको बताऊंगा कि अगर रोस्टर मेथड में लिखा हुआ तो उसको सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और सेट बिल्डर में लिखा हुआ तो रोस्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और टाइप्स ऑफ सेट्स, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर मेथड और सेट्स की डेफिनेशन वगैरह और कलेक्शन किस किस को सेट करेंगे, ये सब चीज़ें देखी। देखिए इसको, फर्स्ट है, इफ ए इज set of all positive factors of 36, then चले, ए क्या है, set of है, collection of है, set of all positive factors of 36। ए क्या है, एक सेट है जिसके अंदर 36 के पॉजिटिव फैक्टर आएंगे। तो उसको सेट बिल्डर और रोस्टर मेथड दोनों में कैसे लिखेंगे, रोस्टर में कैसे लिखेंगे, रोस्टर के अंदर ए आ जाएगा, हाँ, पॉजिटिव फैक्टर 36 के कौन कौन से, एक तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, 12 होगा, 12 के बाद 18 होगा, और खुद 36 होगा। ध्यान से देखिए, ये होंगे 1 2 4 9 12 18 और 36। ये है आपका रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में इस सेट ए को ऐसे लिखेंगे। सेट बिल्डर के अंदर कैसे लिखेंगे वो देखिए। सेट बिल्डर के अंदर इसी को मैं कैसे लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं, देखो, x सच दैट x इज factor of 36 where x belongs to natural number। काम खत्म हो गया। मुझे इतना लिखने की, इन सभी को लिखने के बजाय ये लिख दिया। a क्या है, x मतलब
एलिमेंट ए के एलिमेंट कौन है, एक्स है, जहाँ पे एक्स क्या है, फैक्टर है 36 का, और 36 का कैसा फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों लिखा, क्योंकि ये सारे क्या है, पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर है, इसके अंदर नेगेटिव इंटीजर नहीं आते हैं, इसीलिए इसको लिखा x बिलोंग्स टू n। इन्होंने पॉजिटिव दे दिया इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये क्या बताता है कि ये पॉजिटिव फैक्टर की बात कर रहा है। आपका रोस्टर मेथड में भी आ गया, सेट बिल्डर में भी आ गया, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब कल मैं आपको बताऊंगा कि रोस्टर में लिखा हुआ है तो उसको सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेट बिल्डर में लिखा हुआ तो रोस्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और टाइप्स ऑफ सेट्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ये कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी का